Hello everyone, welcome back. This is lecture number 3 of fluid mechanics, and in this lecture we are going to continue the properties of fluid. तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें हमने डेंसिटी और वेट डेंसिटी को कवर किया था। ठीक है, अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी जो मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा उसको, तो इस लेक्चर में मैं वही कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट वाले को नहीं देखा उस लेक्चर को, तो इसके पहला लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, क्योंकि जो मैं अब प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी उसी से रिलेट होकर के है। मतलब अगर आपको डेंसिटी या वेट डेंसिटी नहीं पता है तो ये दो प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं किया है तो लेक्चर नंबर 2 पे पहले चले जाइए, ताकि आपको डेंसिटी और वेट डेंसिटी के बारे में मालूम चल जाए। ठीक है, ताकि आप इस वाले लेक्चर में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप लोग आसानी से समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है, अगर इसको हम ऐसे कहें तो ये आपका पार्ट सेकंड है। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो बचा हुआ हमारा प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टीज फ्लूइड की बहुत सारी हैं, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो बेसिक है, जिसके बिना पढ़े हम अगली प्रॉपर्टीज को नहीं जान सकते हैं, तो अभी हम ये सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। हालांकि प्रॉपर्टीज मेजर में भी आएंगे, जैसे विस्कोसिटी आएगा, सरफेस टेंशन आएगा, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी वाइड लेवल पे है, तो इसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग अपना। तो हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टी है आपका, वो आपका है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें स्पेसिफिक वॉल्यूम को, तो टेक्निकली इसका डेफिनेशन ये निकल के आ रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर हम इसको टेक्निकल डिफाइन करते हैं तो इसका डेफिनेशन निकल के आता है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो आपका मास लिया गया है, मतलब जो वॉल्यूम है वो पर यूनिट मास क्या हो रहा है, रेशियो। तो अगर इसको हम रिलेट करते हैं डेंसिटी से, तो आपने अगर डेंसिटी पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, कल मैंने पढ़ाया था डेंसिटी आप लोगों को। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी रो इज इक्वल टू m बाई वी। ठीक, ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर इसको रिलेट करो आप लोग, तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा होगा, आप खुद देखो, ये क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम और कुछ नहीं है, सिंपल एक डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। मतलब कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग 1/रो। ठीक है, मतलब ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। और ये बेसिकली आपका, जैसे जब हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली अगर आप देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हम लोग गैसेस से ज़्यादा डील करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम गैसेस की प्रॉपर्टी को कहीं कैलकुलेट करते हैं तो गैसेस के टर्म में हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम काउंट करना पड़ता है। क्योंकि देखो डेंसिटी हम आसानी से निकाल लेते हैं लिक्विड वगैरह का, क्योंकि लिक्विड में क्या है कि भाई नॉर्मली सबका एक कांस्टेंट रेट से हमें मास और वॉल्यूम मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे पानी है, तो पानी का आपको पता है कि उसका कितना मास 1 लीटर कंटेनर में आएगा, उस तरीके से। ठीक है, तो जो भी लिक्विड्स हैं ऑलमोस्ट वो लगभग सेम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। हालांकि गैसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ गैसेस हल्की होती हैं, कुछ गैसेस भारी होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने स्पेसेस को ऑक्युपाई करते हैं। तो उसके टर्म में हमें अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना पड़ता है। हालांकि आप लिक्विड का भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन
अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो गैसेस के टर्म में हम इसको ज्यादा लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कुछ और तरीके से डिफाइन किया जाए तो आप सोचिए कि इसको और क्या डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका हो जाएगा 1/ρ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या कहते हो कि सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और डिफिनेशन क्या निकल के आएगा, आप सोचिए इसको कि आप इसको और क्या कह सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे समझाऊं आपको कि अगर इसको हम ऐसे कहें सिंपल, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर occupied by a unit mass of fluid। भाई हमने यहाँ लिखा था वॉल्यूम पर यूनिट मास, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड। मतलब क्या हुआ कि आपने कोई 1 kg फ्लूइड लिया फॉर एग्जांपल, तो उस 1 kg फ्लूइड ने कितना मीटर क्यूब ऑक्युपाई किया है, ठीक है। तो वो चीज होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम से कैलकुलेट। जैसे अगर हम इस रूम की बात करें तो मान लो इस रूम का वॉल्यूम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, कहते हो कि 25 मीटर स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, सॉरी 25 मीटर क्यूब है, मान लो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो 25 मीटर क्यूब इस पूरे रूम का वॉल्यूम है। तो 25 मीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है, तो अगर इसको इस डिफिनीशन से लिखा जाए तो अगर हम 1 kg हाइड्रोजन, ऐसे समझो कि आप 1 kg हाइड्रोजन ला करके इस पूरे रूम में ओपन कर दिया जाए, तो उस हाइड्रोजन ने कितना क्यूबिक मीटर ऑक्युपाई किया होगा, ठीक है। जैसे हम बिना कंप्रेस किए उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर छोड़ते हैं तो उसने कितना मीटर क्यूब ऑक्युपाई किया है, वो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम के तरफ से हम डिफाइन क्या कर लेंगे कि नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो इसका डिफिनेशन आप डायरेक्ट यहां से लिखिएगा अगर आपको नोट करना होगा। एक तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, और ये आपका कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है, ठीक है। यहां मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसको हम लोग 1/ρ से डिनोट करते हैं। और बेसिकली ये आप कह सकते हो कि कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, या इन केस ऑफ गैस, मतलब इसको हम जनरली गैसेस के केस में हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपका था स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफिनीशन। बहुत टफ नहीं है, अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं ऐसे, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ρ, और ये हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में जो भी कंटेंट मैंने लिखा है।
जैसे इसमें देखो मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि इसको हम लोग कॉमनली गैस के लिए यूज करते हैं। तो मतलब क्या है, ऐसा एग्जांपल समझो तो आप लोग जानते होंगे कि हैवीएस्ट गैस और लाइटेस्ट गैस में, तो जैसे रेडॉन आपका हैवी माना जाता है, हाइड्रोजन उससे हल्का माना जाता है। ठीक है, रेडॉन जैसे कह सकते हो कि 220 ज्यादा होता है, 220 उसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो उसको माना जाता है कि हैवीएस्ट गैस है रेडॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन को सबसे हम लोग लाइटेस्ट गैस मानते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग डेंसिटी निकालेंगे ना, तो वो उतना इफेक्टिव वहां पे नहीं होगा, क्योंकि देखो डेंसिटी में क्या आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर का एक टैंक ले लेना पड़ेगा, उसका डायमेंशन फिक्स हो जाएगा और हम उसमें मास को निकाल के रखेंगे बार बार, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब उन दोनों को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, अब देखो यहीं पे बता रहा हूं, जैसे देखो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने बताया ना कि ये लाइटेस्ट गैस है, इसका एटॉमिक वेट 2 हो गया। और अगर हम रेडॉन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक वेट 222 होता है। ठीक है, तो ये आपका अगर हम बात करें तो रेडॉन जो हो गया ये आपका हैवीएस्ट गैस होता है और ये आपका लाइटेस्ट गैस होता है। ठीक, हाइड्रोजन। तो अब देखो अगर इसको एग्जांपल में समझो, तो अगर हम इसको यहां से निकालेंगे तो यहां क्या चेंज आएगा भाई, देखो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा, अब उसमें आपको मास रखते जाना है। तो अब मास के अकॉर्डिंग देखो, तो ये हाइड्रोजन है, ये रेडॉन है, तो रेडॉन चूंकि भारी है तो उसका मास इसमें ज्यादा आ जाएगा, और हाइड्रोजन हल्का है तो 1 मीटर क्यूब में बहुत कम हटेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया वहां पे कि डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया मास, यानी अगर मान लो हम इसका 1 kg लेके चल रहे हैं तो हमने यहाँ पे 1 kg इसको फिक्स कर दिया। अब वॉल्यूम पे आ जाएंगे, यानी 1 kg फिक्स हो गया। अब हम वॉल्यूम के रेट से चेंज करते जाएंगे कि इस 1 kg मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, तो कितना हाइड्रोजन ने लिया होगा, कितना रेडॉन ने लिया होगा, कितना ऑक्सीजन ने लिया होगा, कितना एयर ने लिया होगा, उस तरीके से हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कुछ अगर पॉइंट इसमें नोट करना हो तो जैसे ये हैवीएस्ट गैस आपको पता होगा लाइटेस्ट गैस होगा, और जो कि रेडॉन जो आपका होता है वो लगभग 7.5 टाइम्स हैवियर होता है एयर से। इसको भी आप लिख सकते हो कि रेडॉन जो होगा ये 7.5 टाइम्स हैवियर होता है देन एयर, यानी जो हम अभी जो एयर हमारे पास होगी उस एयर से ये 7.5 गुना और ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम गैस के केस में डेंसिटी ना निकाल करके स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो है आपका मास है वो तो फिक्स होगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल निकालना होगा कि एक ये पर्टिकुलर गैस कितना वॉल्यूम ले सकती है, तो इसलिए हम वहां पे उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट नोट कर लीजिए जो मैं इधर कर रहा हूँ। ये भी नोट कर लीजिए, फिर निकालता हूँ उसको।
सो अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो ये लास्ट एक बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आगे चलेंगे विस्कोसिटी पे, ठीक है। तो उसके पहले हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने होंगे, और उसके पहले ये लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स में ये प्रॉपर्टीज यूज होनी है। जो मैंने 3 पढ़ा दिया, डेंसिटी, वेट डेंसिटी और आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, और चौथा मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल फ्लूइड मैकेनिक्स का लगाओगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज यूज होगा। अगर आप इसमें कोई कंफ्यूजन रखते हो तो अभी इसको क्लियर कर लीजिएगा। लेक्चर्स में मैंने काफी बेसिक समझाया हुआ है, तो कोशिश करिएगा कि इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे कि डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो डायरेक्ट लिख देगा उठा करके कि टेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ समथिंग लाइक दिस 0.7 0.8 कुछ भी लिख देगा। तो आपको वहां क्लियर होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, वेट डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। तो चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नाम थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो आपको, तो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कहीं कहीं आपसे पूछ देगा फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो वो चीज वही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ही वो आपसे पूछ रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दिया रहता है, उसके बाद आपको पूछता है कि ये प्रॉपर्टी निकाल करके दिखाइए हमको, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो रही है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब ये मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी का, तो डिफिनीशन क्या बन के आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी का डिफिनीशन क्या निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं रिलेटिव डेंसिटी है तो क्या डिफाइन कर सकते हो आप लोग इसमें, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो कि किसी चीज से रिलेट करना, ठीक है। और डेंसिटी की बात आई है तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी में कि सिंपल लैंग्वेज में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब ऐसे कह सकते हो, इसको सिंपल लिखो तो इट इज डिफाइंड एज द ratio of density of a given fluid to that of standard fluid। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का वो कहता है, तो आपको करना क्या है कि जिसके बारे में कहेगा उसकी डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। सबसे सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल कि जिसके बारे में पूछा है उसकी डेंसिटी को आप रखोगे न्यूमरेटर में, और स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो डेंसिटी होगा उसको रखोगे आप डिनोमिनेटर में। ये चीज बात दिमाग में रखना आपको, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल अगर लिखते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कई किताबों में अलग अलग से डिनोट करता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग एस से लेके चलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ given fluid divided by density of standard fluid। जो मैंने अभी बताया आपको, सिंपल वही चीज, ठीक है। मतलब इन दोनों का हम रेशियो रख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी,
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ मैंने डेंसिटी अपॉन डेंसिटी लिखा है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि ये आपका हो जाएगा यूनिट लेस, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक, अब मैं इसको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस टर्म है जिसकी कोई भी यूनिट निकल के नहीं आती है, क्योंकि ये सिमिलर थिंग का रेशियो है, और रेशियो जब भी आप लोगे तो उसकी यूनिट नहीं निकल के आएगी। ठीक है भाई, लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगा, ठीक है, केजी अपॉन केजी कट जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कट जाएगा, तो यानी ये डायमेंशन लेस टर्म हो जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं निकल के आती है। अब हम जो बताना चाह रहे हैं उसको आप समझिए। जैसे आपको निकालना हो तो अब देखो हमने यहाँ लिखा है गिवन फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में दो केस आते हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विड और दूसरा आपका गैस। ठीक है, अब देखो लिक्विड के केस में हम वाटर को एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर गैस है, ठीक है भाई, दोनों फ्लूइड है हमारे, लिक्विड भी और गैस भी। तो अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका गैस है तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें गैस वाले में आप क्या कह सकते हो, मैंने बताया था कि इसमें हम लोग एयर को एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड काउंट करते हैं। ठीक है, और एयर की डेंसिटी कितनी होती है? आपका हो जाएगा 1.225 kg पर मीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एट मीन सी लेवल। ठीक है, ये दिख रहा है उसमें नीचे, हाँ ठीक है। तो ये आपका 1.225 kg पर मीटर क्यूब हो गया। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फ्लूइड का केस। लिक्विड के लिए वाटर, गैस के लिए एयर। ठीक, अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है हमको, ठीक है, अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो यहाँ पे आप समझो ऐसे, मान लो ले लेते हैं पेट्रोल, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं पेट्रोल। पूछा है कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, ठीक, हैविंग डेंसिटी रो इज इक्वल टू 760 kg पर मीटर क्यूब। कोई एग्जांपल लिया हूं मैं, कोई रैंडम वैल्यू मैंने ले लिया है। ठीक है, क्या दिया है? पेट्रोल दिया है, पेट्रोल की डेंसिटी दी है 760 kg पर मीटर क्यूब। तो अब आपको इसमें क्या देखना है? पूछा क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करिए। तो हम आते हैं फॉर्मूले पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के। क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले में न्यूमरेटर में क्या रख दिया? डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड, वो दिया है 760 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां नीचे देखिए डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब पेट्रोल किस में आएगा? क्या ये गैस है? नहीं, पेट्रोल गैस नहीं है। किस में आएगा फिर? लिक्विड में। हमें यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड डिपेंड करेगा कि गिवन फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, अगर गिवन फ्लूइड लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड भी लिक्विड होगा। गिवन फ्लूइड अगर गैस है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड भी आपका गैस होगा। ठीक, तो यहाँ पे पेट्रोल लिक्विड है तो इसलिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या आ जाएगा आपका? 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी हम वाटर का रख लेंगे यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा 0.76। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर उसका डेंसिटी 760 हम लेके चलेंगे तो 0.76 हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। ठीक, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये कह दे कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, मान लो हाइड्रोजन कह देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके लिए कह रहा है कि मान लेते हैं इसका डेंसिटी ले लेते हैं 0.829 kg पर मीटर क्यूब। हमने एग्जांपल ले लिया, रैंडम वैल्यू है, ये ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है, मैं बस निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ पे या कैलकुलेशन ना करना पड़े तो मैं एकदम सिंपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है 0.01 kg पर मीटर क्यूब। ये दिख रहा है आप लोगों को ना, 0.01 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमने मान लिया है। ये एक एजम्पशन एक लेके चल रहे हैं हम लोग। अब देखो हमें यहाँ निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमने क्या रखा ऊपर 0.01। ठीक, और हम क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिक्विड है, गैस में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर गैस में आएंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड में ऊपर गैस आ गया है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस के लिए एयर होगा, तो ये हो जाएगा 1.225 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके देख कितना आ रहा है। ठीक है, इसको निकालिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। सभी लोग ट्राई करिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालने को कहता है, एक रैंडम वैल्यू दी हुई है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे दिया 0.01 kg पर मीटर क्यूब, और हमने क्या किया, क्योंकि ये गैस है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, एयर के लिए ले लेंगे 1.225, तो ये निकल के आएगा 0.00816। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.00816। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाइड्रोजन, अगर वो चीज गैस के टर्म में दी हुई है तो मुझे फ्रेंड्स ये बताना था कि अगर हम डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो हमें दो चीजें ध्यान देनी है। पहला, गिवन फ्लूइड कौन सा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गलती बच्चे करके आते हैं एग्जाम में हमेशा, क्योंकि उनके दिमाग में माइंडसेट होता है कि हमेशा हमको नीचे वाटर ही रखना है। ठीक है, क्योंकि गैस का क्वेश्चन कम मिलता है सिलेबस में, तो उनकी प्रैक्टिस हुई रहती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है तो बटा एक यार कर दो, सीधे सीधे सिंपल उनके दिमाग में रहता है। लेकिन वो लैंग्वेज क्वेश्चन का नहीं पढ़ते हैं कि वो गैस के बारे में बात कर रहा है कि लिक्विड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो गिवन फ्लूइड है वो लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, अगर आपका लिक्विड है तो हमें वहां पे क्या करना है, स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेके चलना है। अगर वो गैस दिया है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग वहां पे एयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का इन टर्म ऑफ डेंसिटी, अगर हम इसको एज अ रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको दो वर्ड में लिख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कहीं कहीं बुक में इसको वेट डेंसिटी के टर्म में भी रिलेट करता है। ठीक है, मैं उसको बता देता हूं। चेंज क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर वो वेट डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है तो हम लोग भी उसको लेके चलते हैं। भाई रेशियो है तो चाहे डेंसिटी रखो चाहे वेट डेंसिटी रखो, कट पीट के सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि हम डेंसिटी रखेंगे या वेट डेंसिटी रखेंगे। तो एक फार्मूला मैंने बताया डेंसिटी के टर्म में, दूसरा बताने जा रहा हूं वेट डेंसिटी के टर्म में। ठीक, तो यहां देखिए, अगर मैं इसको यहां ऐसे लिखता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो अब इसका फार्मूला बन जाएगा वेट डेंसिटी
ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हो गया, कोई चेंज नहीं है। हमने डेंसिटी रखा था तो हमने डेंसिटी से डिवाइड किया था, हमने वेट डेंसिटी रखा है तो हम वेट डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर न्यूमेरिकल में आपके पास वेट डेंसिटी दिया हुआ है तो आप उसको वेट डेंसिटी से डिवाइड करना, और अगर आपके न्यूमेरिकल में डेंसिटी दिया हुआ है तो आप उसको डेंसिटी से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफी कंफ्यूजिंग होता है, कभी डेंसिटी देगा कभी वेट डेंसिटी देगा, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। क्योंकि देखो डेंसिटी और वेट डेंसिटी में जी का डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे वहां पे हम m/v लेके चलते हैं, यहाँ पे हम w/v लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा आपका। तो यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर हमारे न्यूमेरिकल में वेट डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आप पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, अगर कह रहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल निकालिए और अगर वहां पे कह रहा है कि वेट डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पे क्या कर देगा आपको कि रो इंटू जी वहां पे लग जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हमें रो मल्टीप्लाइड बाई जी वाला टर्म लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे हम सिंपल यहाँ पे डेंसिटी लेते थे 1000 पानी का, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम अगर इसी को फिर से यहाँ बताते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अगर ये दे दिया है 760 इंटू 9.81 दे दिया है वेट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, तो हम नीचे क्या करेंगे, वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आप दे दोगे वेट डेंसिटी पे क्वेश्चन दिया होगा और आप बाय डिफॉल्ट 1000 रख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको डायमेंशन लेस करना होगा। तो वेट डेंसिटी का डायमेंशन आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब आता है और डेंसिटी आपका केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप केजी पर मीटर क्यूब को न्यूटन पर मीटर क्यूब से डिवाइड करोगे तो डायमेंशन लेस नहीं होगा वो टर्म, और हमने बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा डायमेंशन लेस होगा। तो इसलिए अगर न्यूमरेटर में वेट डेंसिटी है तो डिनोमिनेटर में भी वेट डेंसिटी आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इन दोनों वैल्यू में जी से मल्टीप्लाई कर लेना है। 9.81 मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग तो आपका डेंसिटी की जगह वेट डेंसिटी आ जाएगा नीचे, और ऊपर तो वो दिया ही रहेगा वेट डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था प्रॉपर्टीज का। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।